अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद कामयाबी हासिल की है तो खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कोई हम सीरीज तो नहीं जीत गए, कोई हम किसी बड़ी टीम से तो नहीं जीत गए, लेकिन जब आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और फिर पिछले कुछ WTC साइकिल के रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको लगता है कि आप यहीं कहीं की टीम है और आपने ऐसे ही छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। बट सेलिब्रेट करने से काम नहीं होता, आपको मूव फॉरवर्ड करना है और मूव फॉरवर्ड के लिए जो आने वाली सीरीज है उससे अहम और कुछ नहीं है। इंग्लैंड से खेल के पाकिस्तान टीम बहुत कुछ सीखेगी, लेकिन ये याद रहे कि वो वैसे मौके नहीं देंगे जैसे वेस्ट इंडीज ने दिए थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही स्टाइलिश ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। खुर्रम, क्रिकेट तो आप बहुत अच्छी खेलते हैं, साथ में आप ये जो प्रिडिक्शन वाला काम कर रहे हैं ना, जो आपने कहा था वो चीज बैठ गई। अली उस्मान का डेब्यू भी हो गया, आपने कहा कि शान रन करेगा, शान ने रन किए। बाबर के लिए आपने कहा, बाबर की कप्तानी के लिए आपने कहा, तो वो सारी चीजें अपनी जगह बैठ गई। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वेस्ट इंडीज ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी। अफसोस इस बात पे है कि ये सीरीज आराम से 2-0 हो सकती थी, ये 1-1 से बराबर हुई। अच्छा नजीब भाई, सबसे पहले तो प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह आपने कहा ना, सेलिब्रेशन बहुत जरूरी, किसी भी लेवल की हो। और आपकी तो हमेशा से लाइन है ना, जीत सबसे अहम है। मेरा है ही फंडा, जीत से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान जीत रहा है ना, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये मुझे कहीं ना कहीं था कि जिस तरह का माइंडसेट है ना, मैं बार बार एक बात को नुमाया करता हूं कि आपका कोचिंग स्टाफ का जो माइंडसेट है ना, वो जीत की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हरगिज ये ना हो कि ये खेला है, ये खेलेगा नहीं, कि ये मेरा फेवरेट है। सरफराज के साथ मैंने एक अरसा खेला है, उसका माइंडसेट जो है वो जीत पे बॉदर नहीं करता, कौन बैठ रहा है कौन खेल रहा है, मुझे जीत चाहिए, ये क्रेजी माइंड चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये, बाबर के लिए हमने जब बात की थी कि जब ये अपने कंफर्ट जोन में आता है तो ये ज्यादा खुल के अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। और देख लें आपके सामने उसके स्टैट्स बता रहे थे हम। अली उस्मान को आपने राइट टाइम पे डाला, साजिद को डाला, परफॉर्म दोनों करते आ रहे थे। अच्छा, मेन जो चीज है ना, लोग छोटी छोटी परफॉर्मेंस को इग्नोर कर देते हैं कि बड़ी के आगे। वो 30 रन कितने वैल्यूएबल थे साजिद के, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब एक सवाल उठ रहा है, देखें बेटरमेंट की बात हो रही है, आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एटलीस्ट 3 में से 1 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जीते, अल्लाह करे तीनों जीते, मगर प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिकल रखनी चाहिए और 2 ड्रॉ कर जाए या सीरीज आप एटलीस्ट 2-1 हो। मगर उसके लिए आपको जिस तरह सेकंड टेस्ट मैच में आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और प्लेइंग 11 अच्छी बनाई, प्लेइंग 11 का बहुत मैटर करेगा वहां पे भी। जिस तरह यहाँ पे आपने सेकंड मैच में थोड़ी सी चीजें, अभी भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दें। देखिए, जीतने के बाद चीजों पे पर्दा भी पड़ जाता है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि अब्बास को ना खिला के सही किया, ना मैं अब्बास की बात नहीं, क्योंकि नहीं तो ये भी तो एक गलती है ना। नहीं, किसी ने 8 विकेटें लिए तो वो अगले मैच में ड्रॉप कैसे होता है? अगर एक फास्ट बॉलर भी खेलेगा तो फिर वो खेलेगा जिसकी ऐसी परफॉर्मेंस। नहीं, देखिए मैं आपको इसके रीजन देता हूँ। मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ जो मुझे लगा, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, सही है, ये मेरी ओपिनियन है। देखें, वहां पे वो पिच सा छिलो, हम इसी प्लेटफॉर्म पे हम मैच की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोलता वहां की पिचेस स्लो हैं, ठीक है। तो अब्बास का पेस जो है ना, सडन नई बॉल जैसी ऑफ होती है, 3, 4, 5 ओवर का स्पेल, 6 ओवर का स्पेल, उसके बाद अब्बास की पेस 3-4 माइल और गिरती है। अगर वो 130 पे कर रहा है वो 125-26 पे आता है, अगर 126 पे कर रहा है वो 122 पे आता है, तो वहां पे पेस थोड़ा चाहिए था। इस पर्पस पे बिठाया, डजंट मीन कि आपकी परफॉर्मेंस 0 थी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब तक आपको कोई इंसान इस बात का मौका नहीं दे रहा अपनी परफॉर्मेंस से, आपका उसको बिठाना बनता नहीं है, क्योंकि कंडीशन का बॉलर कह के आपने अब्बास का कितना टाइम वेस्ट भी किया। देखिए, जो ये कह रहे थे ना, वो आज अपनी बातों को खुद गलत साबित कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे आकिब भाई, 140 से ऊपर वाला ही सिलेक्ट होगा। पूरा पाकिस्तान 140 पे गोलियां नहीं बरसा रहा भाई, नहीं बरसा रहा ना, सही है ना। और जो बरसा रहे हैं 150 पे, वो 4 ओवर में 55-56 रन भी खा रहे हैं, सही बात है। तो भाई अगर 130 वाला आपको 4 आउट 5 आउट कर रहा है कम से कम रन देके, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। अभी इंग्लैंड में सबसे ज्यादा डेंजरस अब्बास होगा, खुर्रम शहजाद होगा, नो डाउट, अली होगा, मगर आपने यूज करना है। देखिए 3 मैच है, अगर एक मैच की अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें, देखिए वहां पे ऐसा नहीं कि सब उन्हीं के हक में जाएगा। हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हमने भी जीता हुआ है, ऐसा नहीं है।
हमने वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हम भी वहां अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे हैं। अच्छा चलिए इस पे आ जाते हैं। आप ये तकरीबन कोई 3.5 साल बाद, कितने अरसे बाद आप 2023 के बाद आप पहली बार जो है वो अवे मैच जीते हैं। आप व्हाइट वॉश हो रहे थे वेस्ट इंडीज में, आप पहली बार अवे मैच जीते हैं ना 2023 के बाद। बिल्कुल। और किस बंदे की वजह से जीते हैं जिसकी सिलेक्शन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था? पाकिस्तानियों के लिए एक तो चीज मशहूर है ना, अनप्रिडिक्टेबल। करने को ये कहाँ चले जाए, नहीं करने होगा तो शाम तक ये 90s और 2000s की बात थी। नहीं, अब इट्स सो प्रिडिक्टेबल कि आपको पता है कि ये 65 पे 7 होंगे, 70 पे 6 होंगे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच के बाद क्या बोल रहे थे? अब ये प्रॉब्लम है ना। नहीं, मैं एक मिसाल बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम, हम अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, याद होगा आपको। क्या बोल रहे थे शुरू में? क्या बोल रहे थे? ये टीम राउंड से बाहर ना है। एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ था? फाइनल हारे, बाबर की कप्तानी में हारे थे। कहाँ ऐसी हुआ था ना। अच्छा, अब उस पूरे वर्ल्ड कप को देख लीजिएगा कि किस तरह से हम फाइनल में पहुंचे थे। मैं यही सही, मेरा पॉइंट ये है कि हम ये 20 साल 10 साल आपकी पूरी हिस्ट्री में 92, 2009 और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो इस पे आप अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल कह रहे हैं। प्रिडिक्टेबल ये होता है कि हर आईसीसी इवेंट के पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं। नहीं, आपकी बात से मैं अग्री करता हूं, मगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी एक सबसे बड़ा जो सवाल है ना, जो हम और आप मिस कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं ये ऐड हो जाए। शान मसूद वहां अवेलेबल होगा, वो किस नंबर पे खेलेगा? नंबर 1 जी नहीं है। उसके बाद सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है। सलमान अली एक एक करके बात करते जाते हैं। सऊद शकील बैठा हुआ बेंच पे। नंबर 3, नंबर 4 रिजवान। आप समझते हैं कि जो यहाँ पे जहाँ स्लो पिचेस थी, जहाँ आपको टाइम मिल रहा था, वहां वो इतने लेट हो रहे थे। एक एक करके बात में करेंगे, एक एक करके बात करते हैं ना। सब पे आ जाए। सबसे मैंने घेर लिया आज आपको। नहीं, सबसे पहले आ जाते हैं सलमान अली आगा। बिल्कुल सर, सही है। सलमान अली आगा के 27 मैचेस हैं, 1682 रन हैं, 132 हाईएस्ट है, 37.4 का स्ट्राइक रेट है। ये 40 प्लस होना चाहिए, जिस तरह वो टेल के साथ खेल रहे थे, जिस नंबर पे वो आते हैं और जो टेल के साथ खेल रहे थे अभी कुछ अरसे पहले तक। इस वेस्ट इंडीज के 2 मैचेस में 20 रन किए हैं और 20 ही हाईएस्ट है, 6.66 का एवरेज है। सो दैट इज जस्ट रिडिक्यूलस। आप सलमान अली आगा को एज एन ऑलराउंडर तो खिला नहीं सकते कि आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों, वो बॉलिंग एक प्लस पॉइंट है, कभी कर ली तो कर ली। जब प्लेयर को ये हो जाए ना कि मेरे पीछे कोई नहीं है और मेरा इस नंबर पे मैंने कुछ किया हुआ है, तो प्लेयर में जो बाहर होने का डर खौफ होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अभी सऊद शकील मौजूद है और कहीं ना कहीं उसका इस नंबर पे परफॉर्म हुआ है। ऐसा नहीं है, सही है, उसकी भी 2-3 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच उसके भी 19-20 हुए हैं। मगर अच्छा, इसका एक आसान सा जवाब यह है कि अगर सऊद को रिप्लेस करते हैं सलमान से, उस नंबर पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? जब बॉल पुराना हो जाता है इंग्लैंड में, तो स्पिनर ड्रिफ्ट करता है और लेफ्ट हैंड खेल रहा हो ना, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बिल्कुल डेड हो जाता है। तो उस नंबर पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा तो ये टीम को बहुत फायदा पहुंचाएगा। हमारी लोअर ऑर्डर के साथ उसको भी खेलना आता है, सलमान को भी खेलना आता है। सलमान की रिसेंट फॉर्म मदगी नहीं। अवैध जफर का क्या होगा? किसका? अवैध जफर का क्या होगा? आप पहले लगता है कि पहले टेस्ट में चांस लेंगे आप? नहीं, मेरा एक सवाल है। नहीं देखें, एक इनिंग पे तो आप बाहर कर रहे हो, तो ऐसे तो आपने इतने सितारे बांटे हैं ना लड़कों को। देखें, बात सारी आती है, वही वाली बात है ना। पहले आप देखेंगे हम सीरीज में कैसे रहे, पहले 2 टेस्ट मैच। मैं ये थोड़ी कह रहा, किसी को खिलाने की बात हो रही है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, फेयर चांस देना है ना, उसको सूली पे लटका के नहीं देना चाहे तो ये 2 देते, अगले 3 देते, चलो भाई कैरियर खत्म, जाओ। मेरा सवाल ये है कि आप अपनी प्लेइंग 11 किस तरह से बनाओगे? सेलेक्टर से हमारा तो यही प्रॉब्लम है ना कि आप जो टीम बनाते हो, पिछली टीम शायद देखते नहीं हो। एक एक मैच खेल के कितने लड़के हैं जो बाहर हो गए हैं। सही है। आमिर जमाल आया, जब गया था क्यों गया, आया, उसकी प्लेस क्या बन रही है? देखिए, आमिर जमाल की तो पहले 15 में ही क्वेश्चन मार्क था ना। आप उसको एक तरफ कर दें, विद रिस्पेक्ट, हम उसके डिसिप्लिन भाई बनता नहीं था। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए, आपको क्रिएट करना है। आप उसको ऑलराउंडर बोल रहे हैं। ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस क्या होती है मैं बताऊं आपको? कम से कम 5000 रन हो फर्स्ट क्लास में, कम से कम 200-250 आउट हो, उसको ऑलराउंडर आप कंसीडर करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के क्रिकेट में जो लोग होते हैं ना, है ही नहीं ना, तो भाई लाएंगे तो करना है ना कहीं ना कहीं। इससे करोड़ गुना बेहतर। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, फहीम अशरफ है, मगर आप उसको 4 डे 5 डे क्रिकेट में कंसीडर नहीं करते। उसने भी छोड़ दिया इंटरेस्ट। उसने बोला भाई जब मुझे लीगें खिला रही हैं, पीएसएल में खेल रहा हूँ, 4 ओवर करो साइड पे हो जाओ, 2 ओवर करो साइड पे हो जाओ, तो मुझे क्या पड़ी है? नहीं खिलाओ, मुझे क्रिकेट खेलनी है, यहाँ से मिलनी है, वहां से मिलनी। जो ऑलराउंडर है उनको आपने खुद दरगुजर किया हुआ। क्यों इसको आप बना रहे हो कि बल्ला सही पकड़ लेता? जिस ईमानदारी से बताएगा, ऑस्ट्रेलिया की वो एक इनिंग 80 रन की ना, वो
वो बैट्समैनों की इनिंग थी, मुंह इधर, शॉट इधर, उधर छक्का हो गया, यूं बच रहे, यूं पीछे छक्का हो गया। तो आप मुझे बताएं ना, अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसके खिलाफ हूं। मैं सही आपकी बात समझ गया। का जो टैग है ना, खुदारा हटा दो। अम्माद भट्ट को आपने लिया, बेन स्टोक को कहते हैं, अम्माद भट्ट को लिया, लेने पे सब हैरान थे और फिर उसके बाद आपने फिर खिलाया। देखिए अम्माद भट्ट, देखिए मत अम्माद भट्ट को एज ए ऑलराउंडर आपने कंसीडर तो किया, मगर उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, क्योंकि देखो उसका पेस का मसला है। लेके क्यों जा रहे हैं जब खिलाना नहीं है? देखिए एक ऑप्शन रखा मिसाल के तौर पे, 3 ओपनर 4 ओपनर, 2 मिडिल ऑर्डर, 2 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर। आप डाल रहे हो, जरूरत नहीं है, आप डाल रहे हो। अच्छा किसको लाए? अम्माद ने अपनी कप्तानी में सियालकोट को फाइनल जितवाया था, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग, चलो यार ऑलराउंडर के नाम पे ये फिट इन हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि 15 में ऐसे लड़कों को डाला जाता है जिनका आपको पता होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये क्या लॉजिक? अगर मैं फिर एक सवाल बोलता हूं कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपको लगता था पहली चॉइस आमिर जमाल होगा इस 5 टेस्ट मैच में? मुझे लगता था खिलाएंगे। आपको लगता था? क्योंकि स्लो पिचेस पे खिलाना बनता नहीं है। वो सही है, 6 बैट्समैन रन नहीं कर रहे, 7वां रन करेगा। ये मैं इस बात से अग्री करता हूं। उससे ज्यादा बेहतर बैटिंग ना ये साजिद खान करता है। आप जिसको ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हो ना, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, उसको नहीं बना रहे हो। बल्ला चलाना ऑलराउंडर नहीं होता, फंसे हुए 30 रन करके देना वो ऑलराउंडर होता है। फंसे हुए 20 रन पे आपने स्ट्राइक बैट्समैन को देनी है, वो ऑलराउंडर होता है। ना कि मैं उल्टे सीधे बल्ले चलाऊं, जिस दिन चले तो चांद तक वरना शाम तक। अब्दुल्ला शफीक तो शान की जगह आया था ना, तो इसके आने के बाद छुरी किस पे चलेगी? देखें अभी फिलहाल वक्त देखें, शान के साथ जो सबसे अच्छी चीज है जो उसने डेवलप की है, वो नंबर्स नहीं बोलता। नहीं, शान तो खेलेगा ही खेलेगा। मैं कह रहा हूं शान किसकी जगह खेलेगा, ये सवाल है ना। यही तो बोल रहा हूँ, छुरी किस पे चलेगी? सलमान बाहर होगा सीधा सीधा, या तो रिजवान की गिलफ्ट दे तो किसी बैट्समैन को। क्यों? इमाम की भी परफॉर्मेंस नहीं है अभी भाई इमाम ने 2 टेस्ट में 150 तो किया है भाई, और वो जिस तरह 30-35 जिस तरह खेल रहा था, जिस तरह की पिचेस थी वो खेल रहा था। फिर लेफ्ट हैंडेड है और उसकी पास्ट में परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। सलमान अली आगा की आखिरी 3, 4, 5 सीरीजें उठाएं और देख लें आप। ठीक है, होल्ड दैट थॉट, इस पे बात करेंगे। और रिजवान पे ऑब्वियसली जरूर बात करनी है क्योंकि वो बिल्कुल ही ऑफ नजर आ रहे हैं काफी टाइम से। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम इन कॉन्वर्सेशन विद खुर्रम मंजूर। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि 2023 के बाद ये पहली अवे कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। जी बड़ा वक्त लगा किसी टीम को उसके मैदान में हराने में, लेकिन चले शुरुआत तो हुई है। बात वहीं पे आ जाती है खुर्रम, जहां अभी ब्रेक से पहले हमने रोकी थी कि क्योंकि वेस्ट इंडीज आपकी जैसी टीम है, उसने आपको कई मौके दिए, कुछ आपने ग्रैब किए, कुछ आप ग्रैब ना कर पाए, इसलिए ये 1-1 से बराबर रहा, वरना ये 2-0 आराम से हो सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो हमारी बैटिंग के मसाइल हैं, चाहे हम कहें कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बड़ी वन डायमेंशनल और बड़ी लिमिटेड लगती है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, स्पिनर्स ने अपना काम किया। प्रॉब्लम आ रही है आपकी बैटिंग में कहीं ना कहीं, जहां वो कोलैप्स हो जाते हैं। और इसमें हो रहा है ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि रिजवान अब वैसा नहीं खेल रहे जैसा रिजवान पहले खेलते थे। तो क्या कोई वजह नजर आती है खास इस बारे में? अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर की, इंग्लैंड से रिलेटेड, फिर रिजवान पे आते हैं। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त था नजीब भाई। इंग्लैंड में ना हमेशा टॉप 4 डैमेज होते हैं तो टीम लेट जाती है। सही है। हमारे पास जो एडवांटेज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम उन्हें 3-0 कर देंगे, ड्रीम यही है कि कर दें। और उसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ऊपर के 4 है ना, वो चारों लेफ्ट हैंडेड होगा अगर खेले। इमाम, फिर अजान अवेज है, फिर शान मसूद आ गया, और फिर अब्दुल्ला शफीक एक राइट हैंड होगा। सही है ना? तो 3 ओपनर्स का जब लेफ्ट हैंडेड खेलूंगा, आपने देखा होगा इंग्लैंड में राइट हैंडेड को ज्यादा अच्छे शेप में प्रॉब्लम करता है, लाइन डिस्टर्ब रहती है। अगर आप देखें उठा के, इंडियन ने भी यही किया था, जायसवाल और उसको जब भेजा था तो वो फंस गए थे कि आउटगोइंग जो इनकमिंग बॉल है उसको इजी लग रही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का ज्यादातर या 4 डे क्रिकेट का ओपनर्स को ये बोला जाता है अंदर वाली बॉल के लिए रेडी रहना। मैं खुद ओपनर हूं, हमें भी यही तरबियत दी गई कि अंदर वाली बॉल के लिए रेडी करना, जब नया बॉल सी ऑफ हो जाए उसके बाद अपनी बेसिक्स पे आना। पहली बात तो ये। अब आ गए रिजवान पे। रिजवान के साथ एक मसला हो रहा है, वो लेट हो रहा है और वो कोशिश कर रहा है मैं बॉडी में क्लोज टू द बॉडी और खेलूं, उस चक्कर में अपनी टांग उसने और छोटी कर ली है। देखिएगा आप आगे की बॉल को वो बोल्ड हुआ है, आगे की बॉल उसको रीड नहीं हो रही। तो ये वाली पोजीशन तो उसको इंग्लैंड में और तंग करेगी। ये एग्जैक्टली मैं ये आना चाह रहा था। वहां पे एक तो वहां पे लेट नहीं चलता, वहां पे जो बचते हैं ना उनकी हैंड स्पीड बहुत तेज होती है कि बॉल जब हाथ से रिलीज हो तो आपकी आई जब देखे हैंड इतने क्विक हो कि आपकी टांग से पहले हाथ मीट कर ले बॉल को। बचता ही वो बैट्समैन है जिसकी हैंड स्पीड तेज है,
वहां परफॉर्मेंस देख लें, या बिल्कुल जो रूट की तरह आप एक बॉक्स हो, उस बॉक्स से बाहर बल्ला जाता ही नहीं, बहुत रेयर होता है। बाबर आजम भी है, बहुत शेप में खेलता है, मगर कभी कभार बल्ला आगे चले जाता है, क्योंकि उन कंडीशंस में साल में 1.5 साल में एक सीरीज है, वो भी 3 मैच, आप 1 महीने पहले भी गए, कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप उसकी, कंडीशंस का, हवा का बड़ा फर्क होता है। तो आई होप कि रिजवान इस चीज को समझे हुए हों, हैंड स्पीड तेज करें, प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाएं, क्योंकि वो छोटी टांग से खेल रहे हैं, लेकिन जो छोटी टांग से और प्रॉब्लम होगी इंग्लैंड में उनको। देखिए रिजवान की प्रॉब्लम बैटिंग की तो आपने बता दी, लेकिन मुझे तो ओवरऑल उनकी प्रेजेंस भी वो नहीं लग रही ना वो रिव्यू ऐसे ले पा रहे हैं, ना कीपिंग ऐसे कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। आपने एक चीज और नोट की होगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा फुल फिट नहीं है, हो सकता मैं गलत हूं, क्योंकि उनकी जो लेग स्टंप पे फीट मूवमेंट है ना, वो है ही नहीं। कीपर 1-2 स्टेप जाता ही जाता है, फास्ट बॉलर पे 2-3 बॉलें क्लियर दिखी कि बॉल निकली और उन्होंने वहीं से अपने आप को ड्रॉप कर दिया जमीन पे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, एक तो वो परफॉर्मेंस को लेके भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शटर हुआ है, मगर कहीं ना कहीं उनकी कोई प्रॉब्लम है जो फुली फिट नहीं है। इंग्लैंड में आपको रिजवान बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे जाएं, पहले मैच से आप उससे जाएं, गाजी गौरी से जाएं। देखिए हम ये नहीं बोल रहे रिजवान खत्म, नहीं, आपने 2 टेस्ट मैच दिए, वो स्ट्रगल कर रहा है और फुली फिट भी नहीं लग रहा, उसको पहला टेस्ट मैच दो ना गाजी गौरी को, ज्यादा क्या होगा, अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस नहीं होगी, मेरी तो बड़ी उम्मीद है, मुझे बहुत मेरी दुआ है कि वो परफॉर्म करे। अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो एक आपको एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात ये, रिजवान को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, 2 टेस्ट मैच प्रेशर में खेला है, एक होगा नहीं यार अगले 2 टेस्ट मैच में उस पर फोकस करके स्ट्रेंथ करूं, थोड़ी सी कीपिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करूं, बैटिंग पे काम करूं, क्योंकि यहां से ज्यादा मुश्किल कंडीशन है, वहां पे हवा तंग करती है, सुबह से शाम तक आपको हवा बॉल लहराता है, स्विंग बॉल खेलना और वो भी पेस के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, ये थोड़ा नहीं काफी लेट हो रहे हैं, छोटी टांग से खेल रहे हैं, जल्दी ओपन हो जाते हैं, जब आप ओपन होते हो साइड ऑन प्लेयर बच जाता है वहां पे, मगर ओपन चेस्ट प्लेयर नहीं बचता। तो इतना ब्रेव डिसीजन आपके ख्याल में ले लिया जाएगा? लेना चाहिए, क्यों डरना किस बात, हार तो रहे ना। 90% लोग, मैं बोल रहा हूँ 90%, हम चले अल्लाह करे इसकी अपोजिट हो, 99.9% दुनिया में जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, ये पता होगा पाकिस्तान इंग्लैंड गया है, ये 3-0 होगा, सही है, इससे बस डिसीजन तो नहीं हो सकता ना। तो पहले टेस्ट में गाजी को डाल दो भाई, आउट ही होगा ना, अगर वो रन कर गया तो वो आपको यूजफुल हो जाएगा, आगे के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, रखा है तो यूज करो ना, यहां बनता है, जबरदस्ती चिप इन करेंगे ना कोई भी प्लेयर, वो एक्सपोज हो जाएगा और उस लड़के के साथ भी ज्यादती होगी। मुझे ऐसा लगता है गाजी गौरी को खिलाना चाहिए, रिजवान को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि 2 मैच खेले, प्रेशर है, 10 चीजें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई, उम्मीद करता हूं आपको भी पसंद आई होगी। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अपना 110% दे, ये जो जीत मिली है ना, इससे माइंडसेट नजर आना चाहिए पॉजिटिव, बस इतना ही हम चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।